हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन वंस अगेन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया गया था हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में। यदि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए आपको आ गया है तो ये समझना कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है किसी रिएक्शन में, ये बहुत आसान हो जाता है। तो redox reaction on the basis of oxidation number change, on the basis of oxidation number change हम लोग redox reaction को समझेंगे। सपोज दैट कि एक इक्वेशन है CuO और इसमें CuO का रिएक्शन NH3 के साथ होता है, बनते हैं Cu साथ में नाइट्रोजन और H2O। अब इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है ये हमें समझना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। CuO में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का मैक्सिमम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं। ऑक्सीजन का -2 है और यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो कॉपर का कितना होगा +2। हाइड्रोजन का +1 होता है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए +3 हो गया। एक नाइट्रोजन का इस न्यूट्रल कंपाउंड में कितना होगा -3। कॉपर अनकंबाइंड एलिमेंट है तो 0 होगा। नाइट्रोजन सेल्फ कंबाइंड है तो इसका भी 0 होगा। यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का +2 है और +2 से इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया रिडक्शन। तो हम लोग इस रिएक्शन को, इस हाफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दैट इज रिडक्शन। मतलब CuO से Cu में जाने का जो प्रोसेस है ये रिडक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज कर रहा है। वाइल NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और यहाँ नाइट्रोजन का 0 हो गया, तो -3 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया ना नाइट्रोजन का, तो -3 से 0 मतलब ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं CuO का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। अब समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को रिड्यूस करते हैं, तो जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो फिर आपको CuO यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में वो सब्सटेंस जाएंगे जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो NH3 क्या होगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस एलिमेंट का हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में उसको समझ सकते हैं, और साथ ही में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इस रिएक्शन में उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा रिएक्शन लेते हैं, K2Cr2O7 जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं और यहाँ साथ में FeSO4 ले लिया जाए, इसे बनता है K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, साथ में Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस एंड H2O। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके सामने है। K2Cr2O7 में आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 आएगा। FeSO4 में Fe का कितना होगा +2, क्योंकि सल्फेट का -2 होता है, SO4 2 माइनस में -2 चार्ज है, पूरे सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताएंगे -2। Fe का कितना होगा इस न्यूट्रल कंपाउंड में +2। इसी तरह से Cr2SO4 होल थ्राइस में 3 सल्फेट आयन है, 3 सल्फेट का हो गया -6, तो 2 क्रोमियम का +6, 1 क्रोमियम का +3 हो गया। यहाँ पर 3 सल्फेट का -6, 2 Fe का +6, तो 1 Fe का कितना हो गया +3। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड कर लेते हैं सभी एलिमेंट का जिनका वेरिएबल होता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है
और किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका डिक्रीज कर रहा है हम लोग उसका रिडक्शन बताते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर जिसका इंक्रीज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन बताते हैं। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया रिडक्शन। हम लोग इसका बताएंगे रिडक्शन। वहीं FeSO4 में Fe का +2 है और Fe2SO4 अल्ट्राइस में +3 हो गया, इट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो आपको FeSO4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और K2Cr2O7 का रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट किसको बोलेंगे, यदि ये पूछा जाए तो हम लोग देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो आपको K2Cr2O7 रिडक्शन हो जा रहा है, हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट FeSO4 को बोलेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो FeSO4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं, तो फिर FeSO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका अपना ऑक्सीडेशन होगा वह दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका अपना रिडक्शन होगा वो दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा इक्वेशन देख लेते हैं। कार्बन और HNO3 रिएक्ट करता है तो CO2 बनते हैं, NO2 बनते हैं और H2 बनता है। तो कार्बन का 0 ऑक्सीजन नंबर है क्योंकि अनकम्बाइंड एलिमेंट है। HNO3 में नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। CO2 में कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। NO2 में नाइट्रोजन का +4 होगा क्योंकि 1 ऑक्सीजन का जब -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो कार्बन का या नाइट्रोजन का क्या होगा, CO2 और NO2 में +4 होगा। कार्बन के ऑक्सीजन नंबर 0 से +4 हो गए, इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, जबकि HNO3 में नाइट्रोजन का +5 है और NO2 में +4 हो गया। +5 से +4 होने का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब हो गया HNO3 का रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, रिडक्शन। तो आपको HNO3 का रिडक्शन हो गया और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन हो गया यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, जिसका अपना रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्योंकि HNO3 का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, हम लोग HNO3 को क्या बोलेंगे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक इक्वेशन हम लोग और देख लें। KMnO4 के साथ में जब H2SO4 रिएक्ट करता है और यहाँ भी हम लोग FeSO4 ले लेते हैं, तो आपको इससे बन जाता है K2SO4 साथ में MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। तो KMnO4 में पोटेशियम का आप जानते हैं +1 होता है और 4 ऑक्सीजन का -8, -8 और +1 का सम -7, तो Mn का कितना होगा, +7। FeSO4 में सल्फेट आयन का -2, तो Fe का कितना होगा, +2। यहाँ पर आपको MnSO4 में सल्फेट का -2, तो Mn का कितना होगा, +2। और यहाँ 3 सल्फेट का -6, तो 2 Fe का +6, 1 Fe का कितना होगा, +3। तो इस तरह से KMnO4 से MnSO4 में जब ये चेंज करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। KMnO4 का रिडक्शन हो गया, यानी कि KMnO4 का रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन जिसका होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि MnO4 को। वहीं FeSO4 में Fe का +2 है और राइट में जाने पर +3 हो जाता है, मतलब +2 से +3 का मतलब हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन कहेंगे इसको, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो FeSO4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो कौन सा है, दैट इज FeSO4। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को
इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। दूसरा एक इक्वेशन और देख लें, यदि KMnO4 के साथ में आप H2C2O4 ले लेते हैं और H2SO4 ले लेते हैं, इससे बन जाता है आपको K2SO4 MnSO4 और साथ में आपको मिलता है CO2 एंड H2। जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, KMnO4 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। KMnO4 बहुत से सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में, दोनों में इसके बहुत सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग KMnO4 को यूज करते हैं। अब इस इक्वेशन में देखना चाहिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो +7 से +2 हो जाने का मतलब हो गया रिडक्शन। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया रिडक्शन। तो KMnO4 का हो गया रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वही क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया यहाँ पर, KMnO4। यहाँ पर देखिए आपको H2C2O4 में आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, 4 ऑक्सीजन का -8, 2 हाइड्रोजन का +2, इट मीन्स -6 हो गया, 2 कार्बन का +6, 1 कार्बन का +3 हो जाए। यहाँ पर एक ही कार्बन का +4 होगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, 2 ऑक्सीजन का -4, तो फिर एक कार्बन का कितना होगा, +4। यानी कि आपको H2C2O4 में कार्बन का +3 है और CO2 में +4 हो गया। +3 से +4 होने के लिए हम लोग क्या बताएंगे, इसको ऑक्सीडेशन बताएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट H2C2O4 है, यह H2C2O4, रिड्यूसिंग एजेंट इज H2C2O4। H2C2O4 का मतलब हो गया ऑक्जेलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। और KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये डार्क पर्पल कलर का होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर होता है डार्क पर्पल कलर। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, हाउ कैन यू बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब हो गया जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट कौन कौन सा है और प्रोडक्ट कौन कौन सा है। तो आप सबसे पहले रिएक्टेंट का फॉर्मूला नोट कर लीजिए और प्रोडक्ट कौन कौन सा उसका फॉर्मूला नोट कर दीजिए, और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं वो बना लीजिए। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 में राइट स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन लिखना है, इसको बैलेंस करना है, उस इक्वेशन को लिखना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दोज हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है। जिनका बदलता नहीं है उसको तो आप याद रखते हैं, आपको याद ही रहता है। तो जिनका बदल जाया करता है, जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हम लोग सिर्फ उसके ऑक्सीडेशन नंबर को नोट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, अब आइडेंटिफाई करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, और इस तरह से सेपरेट कर लेंगे ऑक्सीडेशन वाले को और रिडक्शन वाले हाफ इक्वेशन। सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अभी हम आपको एग्जाम्पल देके बैलेंस करके बताएंगे। पहले जान लीजिए कितने स्टेप में हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तीसरे स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन पर जब पता हो जाता है तो ऑक्सीडेशन कौन सा किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, हम लोग इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने का काम करते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं,
ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो प्रोडक्ट के साथ जाएगा, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो रहा है। और रिडक्शन हो रहा है मतलब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिएक्टेंट के साथ में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। मतलब रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो लेफ्ट में ऐड करेंगे। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसी के साथ में इलेक्ट्रॉन भी लॉस होते हैं, तो उसको हम लोग राइट साइड में नोट कर देंगे। ट्रिक है कि जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो और जितना ज़्यादा हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा हो उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए इन राइट साइड। और यदि रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस जितना है उतना इलेक्ट्रॉन आप लेफ्ट में ऐड कर दीजिए। तो आपको फोर्थ में, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, ऐड करना है इलेक्ट्रॉन इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इक्वल टू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस के इक्वल आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं और उस तरफ ऐड करते हैं जिस तरफ ऑक्सीडेशन नंबर अधिक रहता है, इन दैट साइड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज हायर। जिस तरफ ऑक्सीडेशन नंबर हायर होगा आप उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, उतना ही ऐड कीजिएगा जितना डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 में यदि कोई चार्ज वाली इक्वेशन है तो बैलेंस करते हैं चार्ज को बाय यूजिंग H प्लस इन एसिडिक मीडियम। यदि एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है तो हम लोग चार्ज को H प्लस का यूज करके बैलेंस करेंगे। और यदि बेसिक मीडियम का इक्वेशन है तो बेसिक मीडियम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज OH माइनस इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में हम लोग OH माइनस के यूज से चार्ज को बैलेंस कर देंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड में चार्ज काउंट करेंगे कितना है, नेगेटिव चार्ज यदि लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और रिएक्शन एसिडिक मीडियम का है हम लेफ्ट साइड में ही H प्लस आयन ऐड करेंगे ताकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होकर दोनों तरफ आपको चार्ज बैलेंस हो जाए। और यदि बेसिक मीडियम का है तो हम लोग OH माइनस का यूज करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए, भी हम आपको करके दिखाएंगे। और इसके बाद आपको लास्ट में क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं। अब दोनों इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले में, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हम लोग सुटेबल नंबर से ऑक्सीडेशन वाले में और रिडक्शन वाले में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। और इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देते हैं और फिर से दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो आपको बैलेंस इक्वेशन मिल जाता है। यदि कोई एटम बैलेंस नहीं हुआ है तो जो रिमेनिंग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया हुआ है हम लोग उसको ऐड करेंगे और उससे रिमेनिंग जो नंबर ऑफ एटम जो बैलेंस नहीं हुआ उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो अब स्टेप नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल इलेक्ट्रॉन एंड ऐड द इक्वेशन। कैंसिल इलेक्ट्रॉन एंड ऐड द हाफ इक्वेशन एंड वेरीफाई। और उसके बाद चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यदि आपको आयनिक इक्वेशन है और आयनिक इक्वेशन में यदि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता है तो हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O का यूज किया करते हैं। स्टेप नंबर 7 में लिखेंगे ऐड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन द आयनिक इक्वेशन। यदि कोई आयनिक इक्वेशन है, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल वाला इक्वेशन है, तो उसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन जिधर कम हो जाए उधर H2O ऐड करके हम ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज कि आपको एक इक्वेशन दिया जिसमें जिंक सॉलिड आपको NO3 माइनस के साथ में रिएक्ट करता है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। जिंक और नाइट्रेट आयन रिएक्ट करते हैं तो इसके रिएक्शन से बनते हैं Zn2 प्लस और साथ में NH4 प्लस। अब इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है।
एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, मतलब आप समझ गए, इसमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस का यूज करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H प्लस का यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, अभी हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट का नोट करेंगे जिसका बदलता है। जैसे जिंक का बदलता है, वेरिएबल होता है, इसका नोट कर लिया है, 0 है, और Zn2 प्लस में यहाँ +2 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ फाइंड करेंगे तो +5 आएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो -3 आएगा। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबका नोट कर लिया जिसका भी वेरिएबल होता है। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन को सेपरेट करेंगे। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो जिंक जो है सॉलिड या एक्वस सॉल्यूशन में जा रहे हैं ऑक्सीडाइज होकर, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 में गया, तो 0 से +2 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग राइट साइड में जिधर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उधर ऐड कर देते हैं। 0 से +2 2 ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। अब नाइट्रेट आयन जो है इसमें +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, और +5 से NH4 प्लस में चेंज करते हैं, इसमें -3 होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम को चेक कर लेना चाहिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है उसके एटम बैलेंस होने चाहिए। नाइट्रोजन एटम यहाँ 1 एटम है, और यहाँ भी नाइट्रोजन एटम 1 एटम है, दोनों तरफ नाइट्रोजन एटम इक्वल है। यहाँ पे +5 है, और यहाँ +5 से -3 हो रहा है, इट मीन्स +5 और -3 का डिफरेंस 8 होता है। +5 और -3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा। अब 8 यहाँ पर ऐड करना है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +5 ज्यादा है -3 से, जिधर ज्यादा रहेगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 8 अधिक है, 8 का डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 8 आया, हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब देखिए चार्ज को इक्वल करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखिए, चार्ज यहाँ 0 है, जिंक पे 0 चार्ज है, जिंक है नो चार्ज, बट Zn2 प्लस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, और एक जिंक आयन है जिस पर +2 चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 नेगेटिव चार्ज। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का सम करेंगे तो 0 चार्ज होगा। यहाँ भी 0 चार्ज है, और यहाँ भी +2 और -2 का सम 0 हो गया, तो नेट चार्ज इस इक्वेशन में इक्वल है, दोनों तरफ 0 0 चार्ज है। अब दूसरे वाले इक्वेशन में चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ज +1 है, NH4 प्लस पे +1 चार्ज है, और यहाँ पर चार्ज है NO3 माइनस पे -1, और 8 इलेक्ट्रॉन पे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो 8 नेगेटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज जब हम दोनों का सम करेंगे तो -9 हो जाएगा, और यहाँ पर चार्ज है +1, तो +1 और -9 में डिफरेंस है 10 का, -9 और +1 का डिफरेंस हो गया 10। तो हम लोग जिधर पॉजिटिव चार्ज है उसके अगेंस्ट हम नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ 10H+ यदि ऐड कर दें, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम का है, इसलिए हम लोग H+ के यूज से चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो आप 10H+ यदि ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में 10 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव का सम 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ भी 1 पॉजिटिव हो गया, दोनों तरफ 1 पॉजिटिव है, इट मीन्स चार्ज इक्वल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले में हम 1 से और 2 इलेक्ट्रॉन वाले में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रॉन का नंबर कैंसिल हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में जिंक में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ सब में 4 4 4 से मल्टीप्लाई हो, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाइड है, तो सब में 1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एरो के लेफ्ट में जो है उसको लेफ्ट में नोट कर देंगे, और एरो के राइट में जो आ रहा है उसको राइट में नोट कर देंगे। तो आपको 4Zn प्लस 10H+ प्लस NO3 माइनस, है ना, 4Zn प्लस 10H+ प्लस 1 NO3 माइनस। अब ये सभी रिएक्टेंट हमने नीचे नोट कर लिया जो लेफ्ट साइड का है। राइट साइड में आते हैं, यहाँ पर आपको Zn2 प्लस और NH4 प्लस, Zn2 प्लस में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 4Zn2 प्लस, एक्वस सॉल्यूशन में है Zn2 प्लस, और 1 हो गया NH4 प्लस। NH4 प्लस वाले में हम 1 से मल्टीप्लाई करके नोट कर दिए। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बदला है वो सब बैलेंस हो चुका है। जैसे यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है, 4 जिंक और 4 जिंक दोनों तरफ है। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस हो गए। अब वही एटम बैलेंस नहीं हुए हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहे थे।
जैसे आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंट मिलेगा, और ऑक्सीजन काउंट करेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हुआ है, वो भी दोनों तरफ डिफरेंट नंबर में मिलेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग आयनिक इक्वेशन में H2O का यूज करते हैं। ऑक्सीजन आप देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में ऑक्सीजन देखिए एक भी नहीं है, हम लोग 3H2 ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही 3H2 ऐड करते हैं दोनों तरफ के सारे एटम भी बैलेंस हो जाते हैं और दोनों तरफ जितने भी चार्ज हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। चार्ज तो इक्वल पहले ही कर चुके हैं दोनों तरफ, अब दोनों तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सब बराबर हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 3 2 6 and 4 10 हो गया, और यहाँ भी 10 हाइड्रोजन है। टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का नंबर 3 H2 में 3 ऑक्सीजन हो गया। जिंक यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब सारा एटम बैलेंस हो गया और इसी तरह से चार्ज भी बैलेंस हो जाते हैं। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, बेसिक मीडियम का इक्वेशन देखते हैं। जब Br2 का OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं जैसे बनता है Br माइनस एंड BrO3 माइनस साथ में वाटर। ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहलाता है क्योंकि इसमें सेम सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेल्फ कंबाइंड एटम का 0 होगा, Br माइनस में -1 होगा, और BrO3 माइनस में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिएगा तो +5 आएगा। यानी कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ब्रोमीन का रिडक्शन भी हो रहा है। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। हमने स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया। OH माइनस दिया हुआ होने का मतलब हो गया रिएक्शन बेसिक मीडियम का है, रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम का है, और जब रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम का है या बेसिक मीडियम का है हम लोग चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH माइनस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग Br2 से Br माइनस नोट करेंगे, दूसरा Br2 से BrO3 माइनस नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमीन एटम है और यहाँ 1 ब्रोमीन एटम। तो सबसे पहला काम होता है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम को इक्वल कर देना। यहाँ 2 ब्रोमीन है, यहाँ 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 ब्रोमीन है और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्योंकि 1 ब्रोमीन का 0 है तो दोनों ब्रोमीन का 0 ही होगा, और यहाँ 1 ब्रोमीन का 1 ब्रोमाइड आयन का -1 है तो 2 ब्रोमाइड आयन का यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज -1 × 2 -2 हो जाएगा। 2 ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 ब्रोमीन का +5 है तो 2 ब्रोमीन का कितना हो गया, दैट इज +10। अब यहाँ भी 2 ब्रोमीन एटम का हमने निकाला, दैट इज +10। तो 0 से -2 होने के लिए 0 से -2 मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Br- में चेंज करेगा, और 0 से +10 होने का मतलब हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और BrO3 में चेंज कर गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। रिडक्शन वाले में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड करना है और ऑक्सीडेशन वाले में इलेक्ट्रॉन राइट में ऐड करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। 1 ब्रोमाइड आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 ब्रोमाइड आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो फिर यहाँ दोनों साइड में नेगेटिव चार्ज -2 और -2 है, मतलब दोनों तरफ चार्ज भी इक्वल है। यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमेट आयन है, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 नेगेटिव चार्ज है। तो -10 और -2 सबका सम कर देंगे तो -12 हो जाएगा। यहाँ पर 0 चार्ज है और यहाँ -12 चार्ज है, तो 0 और -12 में डिफरेंस आ गया 12 का। हम लोग 12 में OH माइनस उस तरफ ऐड करेंगे जिधर नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पर 12 नेगेटिव चार्ज है राइट साइड, 0 चार्ज है लेफ्ट साइड। हम लोग 12 OH माइनस यदि ऐड कर दें तो बोथ साइड में चार्ज इक्वल हो जाते हैं, 12 नेगेटिव लेफ्ट में, 12 नेगेटिव राइट। अब इस तरह से चार्ज को कैंसिल, अब हम लोग चार्ज को बैलेंस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन लॉस होना है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो गया। इलेक्ट्रॉन को आप कैंसिल कीजिए और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो 5Br2, 5 × Br2, 5Br2 एंड 1 × Br2, 1Br2, 5Br2 एंड 1Br2 मिला के कितना हो गया, 6Br2 हो गया। और यहाँ पर है 12OH माइनस × 1, 12 × 1, 12OH माइनस। राइट में
2Br माइनस इंटू 5, तो 2 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया 10Br माइनस, और राइट में आपको 2Br3 माइनस, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया 2Br3 माइनस। तो इस तरह से आपने वैसे एटम को बैलेंस कर दिया जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है। अब उस एटम को भी बदलना है, उस एटम को भी बैलेंस करना है, उस एटम को भी बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है। तो आपको यहाँ पर ब्रोमीन एटम को बैलेंस कर चुके हैं, 6 इंटू 2 12 ब्रोमीन, यहाँ पर 10 ब्रोमीन एंड 2 ब्रोमीन 12 ब्रोमीन। ऑक्सीजन एटम यहाँ 12 है और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2 3 जा 6 ही है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आयनिक इक्वेशन में क्या बताए थे, H2 ऐड करें। हम लोग यहाँ पर H2 ऐड कर दिए 6, जितना ऑक्सीजन कम हो रहा था उतना H2 ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन का नंबर अपने आप बैलेंस हो गया, 6 2 जा 12, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का नंबर 12 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आयनिक इक्वेशन जब भी दिया रहेगा तो हमें चार्ज को बैलेंस कर देना है, और जब आयनिक इक्वेशन नहीं होगा, जब सारे मॉलिक्यूल या आयन, सारे मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस दिए हुए रहेंगे, और न्यूट्रल सब्सटेंस के केसेस में आप चार्ज को बैलेंस करने से बच जाते हैं। चार्ज को बैलेंस करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप बैलेंस रहता है। जैसे मैं आपको एक ऐसा इक्वेशन दे रहे हैं जिसमें आपको आयनिक इक्वेशन नहीं है, सपोज यहाँ K2Cr2O7 और इसका रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ। जब K2Cr2O7 H2SO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं और साथ में FeSO4, तो इससे प्रोड्यूस होता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस एंड H2O। सबसे पहला काम होता है स्केलेटल इक्वेशन को नोट करना। हमने स्केलेटल इक्वेशन को नोट कर दिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड और FeSO4 रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर +6 है, यहाँ पर Fe का +2 है, यहाँ पर क्रोमियम का +3 है और यहाँ पर Fe का +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर नोट करने के बाद पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो K2Cr2O7 से बन रहा है Cr2SO4 होल थ्राइस। 2 क्रोमियम एटम का ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे तो +12 होगा, क्योंकि 1 क्रोमियम का +6 आया था, तो 2 क्रोमियम एटम है यहाँ, इसका +12 होगा। अब यहाँ पर 1 क्रोमियम एटम का +3 आया था, तो 2 क्रोमियम एटम का +6 हो जाएगा। तो +12 से +6 का डिफरेंस 6 का आता है। हम लोग 6 से इधर ज्यादा है, जिधर ज्यादा ऑक्सीजन नंबर हो, जिधर ग्रेटर ऑक्सीजन नंबर हो, उधर डिफरेंस के इक्वल इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। आप 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दीजिए। चार्ज को बैलेंस करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल या जो भी सब्सटेंसेस दिए हुए हैं वो सब आपको न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। दूसरा है आपको FeSO4। FeSO4 में Fe का ऑक्सीजन नंबर +2 होता है और ये चेंज कर जाते हैं Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पर एक Fe का +2 है, यहाँ पर 2 Fe है, तो Fe को सबसे पहले बैलेंस कर लेना है। 2 Fe है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 Fe का निकालेंगे तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 Fe का निकालेंगे, एक Fe का +3 होता है, एक Fe का +3 होता है, 2 Fe का +6 हो जाएगा। +4 और +6 का डिफरेंस 2 हो गया। हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जिधर ऑक्सीजन नंबर ज्यादा रहेगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 वाले में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन को दोनों ही तरफ कैंसिल कर देना है और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। अब इसमें आपको K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 और 3 × 2 हो गया 6 FeSO4, 3 2 जा 6 FeSO4 एरो Cr2SO4 whole thrice and 3 Fe2SO4 whole thrice। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है सारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और दोनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ वो सभी एटम बैलेंस हो चुके हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। जैसे आप देखिए यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ भी क्रोमियम 2 है। आयरन देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ भी देखिए आयरन 3 2 जा 6 है। अब ये सब बैलेंस हो गया। अब उसको बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा था। जैसे सल्फर के बहुत से कंपाउंड दिए हुए, तो सबसे पहले हमको सल्फर बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि सल्फर का बहुत सारा कंपाउंड है दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पर सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमें H2SO4 रिएक्टेंट दिया हुआ है।
H2SO4 हमने कहीं पर भी ऐड नहीं किया है, तो सल्फर को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। पोटेशियम देखिए यहाँ 2 है और सल्फर का एक कंपाउंड यहाँ पर K2SO4 दिया हुआ। जब K2SO4 ऐड कर देंगे तो पोटेशियम तो बैलेंस हो ही जाएगा, साथ साथ सल्फर के जितने भी कंपाउंड राइट साइड में हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, पोटेशियम भी बैलेंस हो चुका है। अब सल्फर को राइट साइड में काउंट करते हैं, 3 सल्फर है यहाँ, SO4 होल था, इसमें 3 सल्फर और यहाँ 3 3 जा 9 सल्फर, 3 3 जा 9 सल्फर एंड 3 सल्फर 12 सल्फर एंड 1 सल्फर यहाँ 13 सल्फर। यहाँ पर आपको 6 सल्फर ही है, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमें एक ही कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर H2SO4, क्योंकि आपको 7 सल्फर का डिफरेंस हो रहा है, इधर 13 सल्फर है और इधर 6 सल्फर, तो हम लोग 7 H2SO4 यदि ऐड कर दें, क्योंकि H2SO4 आपको रिएक्टेंट में दिया हुआ है, सल्फर को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2SO4 ऐड कर दिए, अब सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के नंबर को आप बैलेंस करेंगे, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन जनरली अपने आप बैलेंस हो जाता है। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 4 जा 24 हो गया और यहाँ 7 4 जा 28 हो गया। तो आप सबको ऐड कर दीजिए, 8 4 एंड 7, तो ये 59 के इक्वल हो गया, 2 2 4 ये 59 है। और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन को काउंट कीजिए, 4 3 जा 12 हो गया और 3 4 जा 12 3 जा 36 हो गया और 4 हो गया, तो 36 एंड 4 40 एंड 12 52, इधर 59 ऑक्सीजन, इधर 52 ऑक्सीजन है, इट मीन 7 ऑक्सीजन उधर कम है, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए H2 दिया हुआ, हम लोग 7H2 ऐड कर देते हैं, तो फिर आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और सारे एटम बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजन का नंबर देखिए यहाँ पर 7 2 जा 14 है और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए इस सब में नहीं है, यहाँ पर है 7 2 जा 14, तो सारे के सारे एटम इसमें बैलेंस हो गए और दोनों तरफ चार्ज भी इक्वल हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंस कर सकते हैं या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में डिफरेंस यही है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम लोग आयनिक इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें H+ का यूज करके एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करते हैं और OH- का यूज करके चार्ज को बैलेंस करते हैं इन बेसिक मीडियम। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड उसको बोलते हैं जिसमें आयनिक पार्टिकल दिया हुआ नहीं है, मतलब आयन के रूप में सब्सटेंस नहीं है, सारे पार्टिकल जो आयन भी हैं वो कंबाइंड होकर, दो अपोजिट आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइंड होकर न्यूट्रल फॉर्म में है। जैसे है पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन और पोटेशियम आयन कंबाइंड होकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस के रूप में दिख रहा है, क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन कंबाइंड होकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस के रूप में दिख रहा है। तो जब आपको आयन, इट मीन चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज अपीयर नहीं हो रहा हो किसी तरफ, चार्ज वाले कोई आयन चार्ज नहीं दिखा रहे हैं, जब न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके हम लोग दो इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो नेट बैलेंस इक्वेशन मिल जाता है। जब कभी भी आयनिक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें किसी भी तरफ निगेटिव या पॉजिटिव आयन दिखेगा, चार्ज वाले पार्टिकल दिखेंगे, तो आपको वहां पर H+ का यूज करना है एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए और OH- का यूज करना है बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं इस टॉपिक को। अगले दिन हम लोग फिर इसके आगे के टॉपिक में जाएंगे और उसमें आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कितने होते हैं, कितने तरह के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। हम लोग इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल मतलब वो चैनल आप ही का है, पढ़ेंगे आप ही, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।